एबीपी गंगा, मैं हूं स्नेहलता और चलिए सुनो यूपी की शुरुआत करते हैं प्रयागराज से आई खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि जिले में डेंगू के बढ़ते मामले को लेकर हाईकोर्ट में आज सुनवाई का दिन है। आज कोर्ट के सामने डीएम, सीएमओ, नगर आयुक्त को पेश होना है और उस रिपोर्ट के साथ पेश होना है जहां पर सवाल किया गया था कि डेंगू के रोकथाम के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं। आज ये सारी डिटेल लेकर के डीएम, सीएमओ, नगर आयुक्त कोर्ट में पेश होंगे। चीफ जस्टिस की कोर्ट में 10:30 बजे हो सकती है सुनवाई, ये भी जानकारी आ रही है। इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को तलब किया था कि जरा रिपोर्ट के साथ आइए और बताइए कि आंकड़ों में जितने डेंगू के मरीज दिखाई दे रहे हैं और जिस तरीके के हालात हैं, ऐसे में क्या क्या चीजें की गई हैं, डेंगू से निपटने के माकूल व्यवस्था इंतजाम क्या हैं, कदम क्या उठाए गए हैं प्रयागराज में, ये आज ब्यौरा पेश करना होगा। डेंगू की रोकथाम के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, डीएम, सीएमओ, नगर आयुक्त को यह बताना होगा। 10:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया इस पूरे मामले को और कहीं ना कहीं प्रदेश भर में जो डेंगू के बढ़ते मामले सामने आ रहे हैं उनके लिए एक नजीर बन जाएगी, जहां पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर के अगर प्रयागराज प्रशासन से पूछ लिया है कि आप लोगों ने क्या क्या किया है, जरा बताइए कि डेंगू की व्यवस्थाओं पर आप लोगों की नजर थी तो अभी क्या हो रहा है। इसके बाद तमाम जगहों के लिए भी एक प्रेशर होगा। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर के किस तरीके से प्रशासन सतर्क है, कितनी चीजें, कितनी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं जब डेंगू पैर पसार चुका है। क्योंकि डेंगू को रोकने के लिए प्रिकॉशन की बात करें तो वो वक्त बीत चुका है, क्योंकि अब डेंगू के मरीजों की संख्या सामने आ रही है। उनसे निपटने के लिए इलाज की व्यवस्था क्या है ये बताना होगा, क्योंकि प्रिकॉशन का वक्त बीत जाने के बाद डेंगू का विस्तार हो चुका है। मरीजों की संख्या जब बढ़ रही है तो उनके प्लेटलेट्स की व्यवस्था, अच्छे इलाज की व्यवस्था, आइसोलेशन की व्यवस्था, ये कैसी है, ये तमाम चीजें इस रिपोर्ट में होनी चाहिए। इसी के साथ ये तीनों अधिकारी आज मौजूद रहेंगे और कोर्ट में 10:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। बहुत अहम होगा कि आज हाईकोर्ट से किस तरीके की टिप्पणी आती है, इस पूरे मामले पर क्या टेक होता है और क्या चीजें निकल करके आती हैं। जाहिर तौर पर एबीपी गंगा आपके सामने वो रिपोर्ट रखेगा जब इस रिपोर्ट के साथ ये तीनों बड़े अधिकारी पहुंचेंगे और कोर्ट के सामने ये बताएंगे कि हमने ये चीजें की हैं और डेंगू को लेकर के इतनी सतर्कता, इतने एहतियात और इलाज की व्यवस्था हमारे पास है। और उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में ये संदेश जाएगा कि डेंगू को लेकर के सतर्क रहें और अब जब डेंगू फैल चुका हो जहां जहां, वहां इलाज की पूरी व्यवस्था हो ताकि डेंगू से मरीजों की जान न जाए। हम आपको बताएं एबीपी गंगा पर लगातार हम ऐसे गांव पर, ऐसे शहरों पर नजर बनाए हुए हैं जहां से ये रिपोर्ट आ रही है कि पूरा का पूरा गांव किसी न किसी तरीके के बुखार से पीड़ित है, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम को होना चाहिए था। ऐसे में खुद स्वतः संज्ञान प्रयागराज में हाईकोर्ट ने लिया है और आज तलब किया गया है, जहां तमाम संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट के साथ पहुंचना होगा। जाहिर तौर पर हाईकोर्ट के पास ग्राउंड रिपोर्ट पहुंची होगी। डीएम, सीएमओ, नगर आयुक्त को अब अपनी रिपोर्ट लेकर के आनी है। ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर ही कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया कि जमीनी हकीकत कुछ और प्रशासन के दावे कुछ और तो नहीं, कहीं हवाई दावे और वादे तो नहीं किए गए, क्योंकि प्रयागराज में भी डेंगू के मामले हैं और ऐसे में व्यवस्थाएं क्या हैं, किस तरीके से इलाज हो रहा है, ये सुनिश्चित करने के लिए 10:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। और पूरे प्रदेश में डेंगू को लेकर के आपको हम बताएं, एबीपी गंगा भी लगातार रिपोर्ट कर रहा है। हमारी निगाहें हैं ऐसी जगहों पर, ऐसे कोने में या दबे हुए गांव तक जहां टीम नहीं पहुंची है। एबीपी गंगा की टीम ने ऐसी रिपोर्ट दिखाई है, वहां पे भी एक नजीर पेश होगी अगर हाईकोर्ट की टिप्पणी सामने आती है। 10:30 बजे के बाद कभी भी अपडेट आ सकती है। तो देखिए, इस पूरे मामले पर बहुत ये संवेदनशील मामला है, क्योंकि कोर्ट ने लोगों की जिंदगी से जुड़ा मामला समझ करके खुद ही रिपोर्ट तलब कर ली है। ऐसे में आज 10:30 बजे के बाद कैसी टिप्पणी होगी ये देखना अहम होगा। चलिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन का और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि मोइन, आखिरकार कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेने की नौबत क्यों आई होगी? क्या ग्राउंड पर जो रिपोर्ट दिखाई दे रही है और प्रशासन की जो रिपोर्ट आ रही है, दोनों में मेल नहीं खा रहा है? देखिए, अगर हम प्रयागराज की बात करें तो उत्तर प्रदेश में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले यहीं पर हैं। तकरीबन 1000 लोगों की एलाइजा रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। आधा दर्जन से ज्यादा लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। हालांकि जो दावा ये किया जा रहा है कि जो ये सरकारी आंकड़े हैं वो हकीकत से काफी दूर हैं, यानी गलत आंकड़े तैयार किए गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस मामले में सुओ मोटो लिया है, अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। परसों कोर्ट ने इस मामले में सुओ मोटो लेते हुए जो है अधिकारियों को आज तलब भी किया
लिया है। आज सुबह 10:30 बजे के करीब डीएम, सीएमओ, नगर आयुक्त समेत कई अधिकारी कोर्ट में पेश होंगे और जब से हाई कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है उसके बाद चीफ सेक्रेटरी प्रयागराज आए, उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और डिप्टी सीएम और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक वो भी प्रयागराज में हैं, उन्होंने भी देर रात अधिकारियों के साथ लंबी बैठक की। अधिकारियों को उन्होंने भी फटकार लगाई और जो पूरी व्यवस्था है उसमें सुधार करने के निर्देश दिए हैं। तो माना यह जा सकता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की फटकार के बाद जिस तरीके से सरकारी अमला कुंभकर्णी नींद से जागा है उसके बाद प्रयागराज के हालात में कुछ सुधार देखने को मिल सकते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आज जब हाई कोर्ट में सुनवाई होती है तो हाई कोर्ट क्या कुछ रुख अपनाता है, अधिकारी जो हैं वो क्या कुछ प्लान लेकर के पेश होते हैं, कोर्ट के सामने क्या कुछ कहते हैं और सबसे अहम होगा कि कोर्ट को किस तरह से संतुष्ट करते हैं, संतुष्ट कर भी पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के सर्किट हाउस में, जहां आप देख सकते हैं कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जिनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय का भी जिम्मा है वो यहां पर हैं। हालांकि उन्हें यहां पर कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेना है लेकिन उनकी भी निगाह इलाहाबाद हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर होगी। तो हाई कोर्ट जो कुछ भी आदेश करेगा, जो कुछ भी दिशा निर्देश अधिकारियों को देगा, उस पर सरकार क्या कुछ सोचती है, हम डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से भी प्रतिक्रिया लेंगे, उनकी भी राय जानेंगे। लेकिन रात में जब ब्रजेश पाठक जो कि डिप्टी सीएम है, स्वास्थ्य मंत्री है, वो जब प्रयागराज पहुंचे तो उन्होंने भी तल्ख टिप्पणी की, अधिकारियों के ऊपर सख्त रवैया अपनाया और अगर ग्राउंड पर आप हैं तो ये आप बताइए कि अभी क्या हो सकता है अगर पेचीदगी में ना फंसे, क्योंकि देखिए प्रिकॉशन वाला वक्त तो बीत गया, अब तो डेंगू फैल चुका है। अब क्या फोकस इलाज को लेकर है, वहां पर कमियां पाई जा रही हैं, लोगों को किस तरीके की दिक्कत पेश आ रही है? देखिए, अगर हम प्रयागराज की बात करें तो यहाँ जो सरकारी अस्पताल है वहां पर इलाज के जो इंतजाम है वो तो संतोषजनक हैं, लेकिन जो साफ सफाई और एंटी लार्वा के इंतजाम किए जाते हैं वो पूरी तरीके से सिर्फ सरकारी फाइलों तक ही सीमित हैं। ग्राउंड जीरो में कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है और यही वजह है कि हाई कोर्ट को इस पूरे मामले में दखल देना पड़ा। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने से पहले गोरखपुर में आपको याद होगा कि हर साल सैकड़ों बच्चे जापानी इंसेफेलाइटिस की चपेट में आने की वजह से मौत का शिकार हो जाते थे और हर बार यही कहा जाता था कि ये हर साल चलता है। लेकिन उसके बाद हालात बदले हैं और उम्मीद ये जताई जा रही है कि जिस तरीके की सख्ती गोरखपुर में दिखाई गई, अगर उसी तरीके के कदम प्रयागराज समेत जो 4 प्रमुख जिले हैं, इंसेफेलाइटिस के लिए मोइन युद्ध स्तर पर काम हुआ था। गांव-गांव, कोने-कोने जाकर के सफाई पर ध्यान देने की जरूरत महसूस की गई थी और तब जाकर के अब जाकर के वहां कंट्रोल पाया गया है। लेकिन प्रयागराज जैसे बड़े सूबे में, बड़े जिले में किस तरीके से इसे एग्जीक्यूट किया जाएगा ये देखना अहम होगा। शुक्रिया मोइन, फिलहाल की जानकारी के लिए। आज जाहिर तौर पर प्रयागराज से कई अपडेट के लिए आपका रुख करते रहेंगे और अब रुख करते हैं नगर निकाय चुनाव से जुड़ी अपडेट के लिए। परिसीमन के आधार पर जिला प्रशासन को किस वार्ड में किस जाति की कितनी आबादी है, इसके अलावा वार्ड के आरक्षण का प्रारूप भेजना होगा और आज आखिरी दिन है। नगर निकाय चुनाव के लिए नगर विकास विभाग ने सभी शहरों का परिसीमन कर दिया है। अब उसी परिसीमन के आधार पर जिला प्रशासन को उस वार्ड की जनसंख्या और किसकी कितनी आबादी है, इसके अलावा वहां पर टेंटेटिव रिजर्वेशन का जो प्रारूप है, यानी कैसे रिजर्वेशन दिया जा सकता है, इसका एक खाका बना करके नगर विकास विभाग को भेजना है। आज प्रदेश के सभी जिलों में ये प्रारूप शासन को भेज दिए जाएंगे। तो देखिए, परिसीमन के बाद अब ये माना जा रहा है कि मोटा मोटी तौर पर हर किसी को कितनी आबादी में, कितनी जनसंख्या में, कितनी जाति के कौन लोग हैं, आरक्षण का क्या आधार होना चाहिए, ये मोटा मोटी खाका बना करके भेजना ही होगा और इसीलिए इसे भेजने का आज आखिरी दिन है। इसी आधार पर आरक्षण तय हो पाएगा। तो देखिए, अहम दिन रहेगा। परिसीमन के बाद जिला प्रशासन ने वार्ड की जनसंख्या और कितनी आबादी है, वहां के टेंटेटिव रिजर्वेशन का प्रारूप बनाकर नगर विकास को भेजना है और इसकी आज मियाद पूरी हो जाएगी। आज आखिरी दिन है, डेडलाइन है। इसी के तहत देखना यह होगा कि निकाय चुनाव से पहले परिसीमन के बाद किस तरीके का खाका बनकर के तैयार होता है, क्योंकि इसी आधार पर आरक्षण का प्रारूप बनकर के तैयार होगा और किस वार्ड में कितनी, किस जाति के कितनी आबादी, कितने लोग हैं, ये तमाम चीजें भी एक प्रारूप के तौर पर, हालांकि ये टेंटेटिव होगा, बहुत साफ नहीं हो सकता है, क्लियर कट डेटा नंबर नहीं होंगे, लेकिन प्रारूप जरूर होगा जिसे भेजने का आज आखिरी दिन है। निकाय चुनाव के लिए नगर विकास विभाग ने सभी शहरों का परिसीमन कर दिया है। उसी परिसीमन को आधार मान करके जिला प्रशासन को उस वार्ड की जनसंख्या और किसकी कितनी आबादी है, इसके अलावा वहां पर टेंटेटिव रिजर्वेशन कितना होना चाहिए, इसका प्रारूप नगर विकास विभाग को भेजना है। देखिए, परिसीमन हुआ है, वार्ड और संख्या भी बढ़ी है, ऐसे में
किस तरीके से आरक्षण का प्रारूप तैयार किया जाना है, ये आज खाका भेजना ही होगा। तो निकाय चुनाव की घड़ी निकट आने से पहले देखिए हर एक तैयारियों पे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते देख रहे हैं आप। जहां आज आखिरी दिन है नगर निकाय चुनाव के लिए, नगर विकास विभाग को एक रिपोर्ट भेजनी है क्योंकि शहरों का परिसीमन हुआ है। परिसीमन के बाद परिस्थितियां बदली हैं, ऐसे में तो चलिए आज आखिरी दिन है तो किस तरीके से काम चल रहा है ये समझने की कोशिश करेंगे। ग्राउंड पर हमारे सहयोगी हैं अनुभव, रतीश और सनोज, यानी कि लखनऊ, कानपुर और मेरठ में किस तरीके से इसे लेकर के तैयारी पूरी हो चुकी है या फिर कुछ काम बाकी है। शुरुआत करते हैं लखनऊ से। अनुभव, ये बताइए कि किस तरीके की जानकारी आ रही है कि जहां अब टेंटेटिव रिजर्वेशन का जो प्रारूप है नगर विकास को भेजने की आखिरी तारीख है, क्या सारा काम हो गया है या कहीं कुछ पेंडिंग है? देखिए, नगर निकाय के जो चुनाव हैं, हम कहें स्थानीय निकाय के चुनाव, वो दिसंबर में प्रस्तावित हैं, यानी दिसंबर में हो सकते हैं। और उससे पहले अब हर कोई यही जानना चाह रहा है कि भाई हमारे वार्ड में क्या रिजर्वेशन होगा, हमारी नगर पंचायत में क्या रिजर्वेशन होगा, हमारी नगर पालिका में क्या रिजर्वेशन होगा और हमारे नगर निगम में क्या जो रिजर्वेशन है वो रहेगा, उसका क्या फॉर्मूला रहेगा। तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। महत्वपूर्ण दिन इसलिए है कि 31 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख सचिव नगर विकास के अमृत अभिजात, उन्होंने सभी जगहों का, चाहे हम शहर कहें, नगर पंचायतें कहें, हर जगह का जो डिलिमिटेशन था यानी परिसीमन करके वो सारे कागज, सारे डॉक्यूमेंट भेज दिए, सभी जिलों में भेज दिए। अब जिला अधिकारी को ये पता है, जैसे लखनऊ की बात कर लें कि यहाँ पर 110 वार्ड है और इस वार्ड की सीमा क्या है, यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में इस वार्ड की सीमा कहाँ तक है। अब उसी के आधार पर उनको एक रिपोर्ट भेजनी है शासन को, वहाँ कुल कितनी आबादी है उस वार्ड में और किस जाति के, किस वर्ग के कितने लोग हैं, क्योंकि जो रिजर्वेशन होगा वो उसी के आधार पर होगा, आबादी के आधार पर होगा। और उसके लिए ये तय किया सरकार ने, नगर विकास विभाग ने, कि 4 तारीख यानी 4 नवंबर तक सभी जिलों से वो रिपोर्ट आ जानी है। आज वो डेडलाइन है, आज वो आखिरी दिन है और सब जिलों से ये रिपोर्ट आज पहुंचेगी, नगर विकास विभाग को पहुंचेगी। देखिए, महत्वपूर्ण काम तो जिले के अधिकारी करेंगे, जिलाधिकारी करेंगे, क्योंकि उन्हीं को रिजर्वेशन का फॉर्मूला दिया गया है और वही रिजर्वेशन तय करके भेजेंगे। लेकिन उस प्रारूप को यहाँ पर देखा जाएगा। लखनऊ में नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव देखेंगे, तमाम अफसर देखेंगे और उसके बाद यहाँ से जब वो ओके हो जाएगा तो आप ये मान के चलिए कि रिजर्वेशन 3 से 4 दिनों में हम कहें तो जारी कर दिया जाएगा तमाम सारे शहरों में। और हर कोई यही जानना चाह रहा है कि भाई हमारे यहाँ रिजर्वेशन क्या होगा, यानी किस कैटेगरी के लिए वो सीट रिजर्व होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, यही आने वाले वक्त में तमाम जो उम्मीदवार उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं वो अपनी टिकट सुनिश्चित करने की ओर देख पाएंगे जब तक उन्हें पता नहीं रहेगा कि उनकी सीट कहां से आरक्षित है। चलिए कानपुर का रुख करते हैं, क्योंकि देखिए कैंडिडेट्स की निगाहें टिकी रहती हैं, बहुत सारे प्रत्याशी होते हैं जो मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं रतीश, और उन्हें भी अब इंतजार होगा कि आज आखिरी दिन है, डेडलाइन पूरी हो। कानपुर में कैसा माहौल है इसे लेकर के? सबके मन में एक ही सवाल है, बहुत ज़्यादा व्याकुलता है, क्योंकि रणनीति ये कही जाए कि पार्टियों की रणनीति तो बन गई है, लेकिन पार्षदों की रणनीति अब बनेगी जब उनका रिजर्वेशन सामने आ जाएगा। उनको नहीं मालूम है। नगर निगम, अगर कानपुर की बात की जाए तो 110 वार्ड हैं और पूरे 5 निकायों की बात की जाए, 2 नगर पालिका है, 2 नगर पंचायत हैं, तो 181 वार्ड हैं। सभी की रणनीति तब शुरू होगी जब रिजर्वेशन उनको पता होगा कि ये रिजर्व हो गई है, ओबीसी के लिए, एससी के लिए या सामान्य सीट है। मेयर पद के लिए भी क्या होगा, सामान्य सीट होगी, महिला होगी, ओबीसी होगी या क्या होगा, ये सबके मन में कौतूहल का विषय है। आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निकाय चुनाव को लेकर के पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं। बहुत सारे प्रत्याशी हर पार्टी से दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन उनके मन में संशय है कि ऐसा ना हो कि रिजर्वेशन लागू हो जाए और रिजर्वेशन लागू हो गया तो हम चुनाव लड़ पाएंगे अथवा नहीं लड़ पाएंगे। सीमाओं को खींचा जाएगा, कितनी आबादी, और एक ये कहा जाए कि स्ट्रेटजी को रीप्लान करना पड़ेगा, रिशेड्यूल करना पड़ेगा। आज के बाद जब उनको पता चलेगा, जब ये निकल करके सामने आएगा कि रिजर्वेशन किस तरीके से हो रहा है। पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन कौतूहल का सबसे बड़ा विषय यही है कि रिजर्वेशन किस तरह से देखने को सामने मिलेगा, क्योंकि दावेदारी तो बहुत सारे लोग ठोक रहे हैं, लेकिन चुनाव की एक सीमाएं होती है, चुनाव के एक मानक होते हैं। मेरठ में भी कुछ ऐसा ही माहौल होगा कि लोग, दिल की धड़कनें बढ़ी होंगी कि हमने बहुत सारी कोशिश कर ली है, जिसे कहते हैं कि हमने ऊपर से नीचे तक सभी लोगों से बातचीत कर ली है, लेकिन उनका भी दांव पेच इसी आरक्षण पे आकर नया फंस जाए। वहां पर कैसी रिपोर्ट आ रही है?
देखिए, मेरठ में भी जो चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशी हैं उनके दिलों की जो धड़कनें हैं वो बढ़ी हुई हैं। चूंकि आरक्षण को लेकर जब तक तस्वीर ये साफ नहीं हो जाएगी तब तक ये नहीं पता लगेगा कि इस वार्ड से वो चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे। कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो ये सोच रहे हैं, जो उम्मीदवार हैं कि हम किसी दूसरे वार्ड से लड़ लें। मेरठ की तस्वीर अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, मेरठ में 16 निकाय हैं और 16 निकायों में एक नगर निगम है और मेरठ नगर निगम में 90 वार्ड है। इन 90 वार्डों में अगर 2017 की मैं बात करूं तो 2017 में वार्ड नंबर 1 से लेकर और वार्ड नंबर 8 तक एससी महिला और एससी पुरुष के लिए आरक्षित किया गया था। कुल जो 15 वार्ड है वो इस तरीके से आरक्षित किए गए थे एससी वर्ग के लिए, और जगह जो जातियां हैं उनके लिए अलग से आरक्षण किया गया था। इस बार क्या होगा कि वार्ड 9 से और आगे तक, वार्ड 9 से 16-17 तक एससी महिला और एससी पुरुष के लिए हो सकता है, उसके बाद और आगे भी कई और वार्ड हैं उनके लिए आरक्षित हो सकते हैं। तो जो पूरा प्रस्ताव है वो पूरा प्रस्ताव बनकर सामने आ गया है और कल जो डीएम है, डीएम ने बाकायदा इसको लेकर मंथन किया, पूरा प्रेजेंटेशन किया और आज ये प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि जल्दी इसको लेकर पूरी तस्वीर साफ हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सभी की धड़कनें बढ़ी हुई है। और सबसे ज्यादा मेरठ नगर निगम की बात करूं तो 90 वार्ड है यहाँ पर और 90 वार्ड है और सबसे ज्यादा जो टेंशन बढ़ी हुई है वो टेंशन मेयर सीट के आरक्षण को लेकर टिकी हुई है कि आखिर यहाँ का आरक्षण क्या होगा। कई लोग ऐसे हैं कि जो पहले खुद को मैदान से बाहर मान चुके हैं, चूंकि 1 वार्ड से लेकर 8 वार्ड तक की जो स्थिति मैंने बताई कि वहां पर इस बार एससी महिला एससी पुरुष का वार्ड नहीं रहेगा। हो सकता है ओबीसी में आ जाए, हो सकता है जनरल कैटेगरी में आ जाए, हो सकता है कि कुछ और चक्रानुक्रम में जो तस्वीर है वो और साफ हो जाए। तो इस तस्वीर को साफ होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हाँ, कितनी जनसंख्या है, कितनी आबादी है, 90 वार्डों में कुछ इलाकों को जोड़ा गया या नहीं जोड़ा गया, इसको लेकर बड़ा एक लंबा होमवर्क पिछले कई महीनों से चल रहा है। लेकिन हाँ, किसका जैकपॉट लगेगा, किसका पत्ता कट जाएगा, ये तमाम चीजें लोगों के लिए अभी कौतूहल का विषय है और साल भर की मेहनत भी इस पर निर्भर करती है। देखते हैं कि आने वाले वक्त में इस पर क्या अपडेट आती है। शुक्रिया, हमारे तमाम सहयोगियों ने ये जानकारी दी कि कहां इस वक्त आज की डेडलाइन को लेकर के कितनी जिज्ञासा है और कैसी रिपोर्ट है। चलिए बात करते हैं लखनऊ से आई खबर की। आज फिर से हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हिमाचल प्रदेश में 3 चुनावी जनसभाओं को उन्हें संबोधित करना है। कांगड़ा में ज्वाली विधानसभा है जहां पर सीएम की जनसभा होनी है और कांगड़ा की ज्वालामुखी विधानसभा में भी एक जनसभा को वो संबोधित करेंगे। इसके अलावा आपको बताएं, बिलासपुर की घुमारवीं विधानसभा में भी सीएम प्रचार करेंगे। तो ये दूसरा दौरा हिमाचल प्रदेश का स्टार प्रचारक की भूमिका में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ऐसे में देखना यह होगा आज इन 3 विधानसभा क्षेत्रों से क्या संदेश देते हैं स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 3 विधानसभाओं में जनसभा है, तैयारियां पूरी हैं और वहां पर पहुंचना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा, जहां इससे पहले भी वो 3 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा कर चुके हैं और आज भी 3 विधानसभा क्षेत्रों में सीएम की चुनावी सभाएं हैं। तो देखिए बड़ी खबर बस्ती से, जहां ट्रेलर की चपेट में आने से 3 युवक की मौत हो गई है। तीनों युवक महाराजगंज के रहने वाले थे और 84 कोसी परिक्रमा में शामिल होने के लिए अयोध्या जा रहे थे, जहां यह हादसा पेश आया। घटना हरैया थाना क्षेत्र के बिजरा गांव के पास 4 लेन की है, जहां एक ढाबे के सामने बेकाबू ट्रेलर ने बाइक सवार तीनों युवक को रौंद दिया। वहां मौजूद जो लोग थे, प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो बाइक ट्रेलर में आगे के हिस्से में फंसकर काफी दूर तक वो घसीटता रहा। बताया जा रहा है कि 3 में से 2 युवक तो मौके पर ही उनकी मौत हो गई, जबकि एक शख्स को अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा है। मृत युवकों का नाम अंकित मिश्रा, रंजीत मिश्रा, दीपक है और पुलिस की माने तो तीनों में से किसी भी बाइक सवार ने हेलमेट नहीं लगाया था। वहीं हादसे के बाद ट्रेलर को छोड़कर फरार बताया जा रहा है। तो देखिए, बस्ती में सड़क हादसे में बाइक सवार 3 युवक की मौत। ये तीनों एक परिवार के थे और अयोध्या जा रहे थे 84 कोसी परिक्रमा के लिए, लेकिन हरैया के पास ट्रेलर की टक्कर में बताया जा रहा है, जो लोग वहां मौके पर मौजूद थे, कि ट्रेलर के आगे वाले हिस्से में बाइक फंस गई और बहुत देर तक ये ट्रेलर बाइक को घसीटता हुआ आगे चला गया। 2 की तो मौके पर ही मौत हो गई, तीसरे युवक को अस्पताल ले जाया गया तो वहां इलाज के दरमियान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस मौके पर पहुंची, अस्पताल में तीनों शवों को पहुंचाया गया है और बताया ये जा रहा है कि किसी ने भी इसमें हेलमेट नहीं पहना था। हरैया में ढाबे के पास बिजरा में यह हादसा हुआ है।
एक्सीडेंट में 3 युवक की मौत हो गई है। तीनों युवक बाइक पर सवार थे, ट्रिपलिंग कर रहे थे, हेलमेट भी नहीं थे। और ये जो दिख रहा है आपको ट्रक का हिस्सा, इसी के आगे बाइक फंसी और ये घसीटती हुई काफी दूर तक आगे चली गई। दर्दनाक मौत 3 युवक की। खबर प्रयागराज से है, जहां पुलिस हिरासत में दुकानदार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पड़ोसी महिला से अभद्रता के आरोप में पुलिस ने दारागंज इलाके से लकेश शर्मा नाम के शख्स को हिरासत में लिया था। लवकेश की उस वक्त मौत हो गई जब दारागंज पुलिस चालान के बाद उसका मेडिकल दर्ज कराने गई थी। पुलिस हिरासत में एक शख्स की मौत, पड़ोसी से अभद्रता का मामला पुलिस ने हिरासत में लिया और लवकेश शर्मा नाम के शख्स की मौत की खबर मिल रही है। पुलिस कस्टडी में ही दुकानदार की मौत हुई है। ये बात तब सामने आई, दारागंज पुलिस चालान के बाद उसका मेडिकल कराने गई थी, लेकिन पुलिस कस्टडी में व्यापारी की मौत। मामला था पड़ोसी से अभद्रता का, इसमें पुलिस इन्वॉल्व होती है दारागंज इलाके में और पुलिस कस्टडी में शख्स की मौत। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।